खुद ही मान रहे हैं तो मैं इसमें क्या उत्तर दूं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर आंदोलन करने वालों को माओवादी कहा था, जिसके बाद उनके इस बयान की जमकर निंदा हुई। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी और भू कानून के लिए लड़ रहे हैं। लाखों मूल निवासियों का अपमान किया है उन्होंने। राज्य आंदोलन के दौरान भी इनकी पार्टी के नेताओं ने यहाँ की जनता को अलगाववादी कहा था। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने एक बयान दिया है कि उत्तराखंड की जनता माओवादी है। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं जो अपने अधिकारों के लड़ रहे हैं और लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो माओवादी हैं तो आप साबित कीजिए। कौन ऐसा आदमी है उत्तराखंड का जिसने इस आंदोलन में हथियार उठाया हो, विद्रोह किया हो हथियार उठाकर? ऐसा तो हमें कहीं नजर नहीं आया। लेकिन आप यहाँ की जनता का अपमान कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इस आंदोलन में लाखों हजारों लोग शामिल हैं, वो माओवादी कैसे हो सकते हैं? और हमने उनको बहस की खुली चुनौती दी है। आप 4 फरवरी को ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में आइए और साबित कीजिए कि यहाँ के लोग मूल निवासी जो हैं वो माओवादी हैं, और मूल निवास और भू कानून पे अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। हमने वहाँ पे मंच लगा रहे हैं वहाँ पे मंच, और वहाँ पे आप आइए, अपनी बात को रखिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के विवादित बयानों के बाद राज्य में सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट के बाद अब ताजा विवाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के विवादित बयान के बाद शुरू हो गया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों भाजपा के नेता एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं? क्या भाजपा के नेताओं में सत्ता का अहंकार आ गया है? सवाल ये भी है कि आखिर कब राज्य में विवादित बयानों पर गरमाई सियासत कब थमेगी? के न्यूज के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। हाँ, तो लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते सियासी हलचल कहीं ना कहीं उत्तराखंड में देखी जा रही है, विपक्षी दलों की भी, सत्ता पक्ष की भी। और अब ऐसे में सत्ता पक्ष के कुछ लोगों के बयान कांग्रेस को कहीं ना नागवार गुजर रहे हैं, जिसका विरोध भी कांग्रेस लगातार कर रही है। एक और जहां पर दुष्यंत कुमार गौतम जी का जो बयान है उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं काफी आक्रामक भी नजर आ रही है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते इस तरीके की बयानबाजियां भी क्यों शुरू हो गई हैं। नवीन प्रशाले जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल थपलियाल जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल शुरुआत नवीन जी आपसे करना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में क्या इस तरीके के बयान जो दिए जा रहे हैं कितना जायज समझते हैं आप, और कितना जायज आपकी पार्टी इसको ठहरा रही है? देखिए, ये जो बयान के नाम पर राजनीति हो रही है, मैं नहीं समझता हूं कि ये तिल का ताड़ बनाने वाला बयान था। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास लोकसभा चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो वो हर किसी चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि वो तरह तरह के उसमें काम कर रहे हैं। अभी मैं अध्यक्ष जी का बयान सुन रहा था, करण महाराज जी का। वो जिस प्रजाति के जीव की बात कही उसकी बड़ी तारीफ भी कर रहे थे, और ये भी बोल रहे थे कि युधिष्ठिर के साथ वही जीव जो है स्वर्ग में जा पाया। और जब वो जीव इतना बड़ा है तो फिर उस जीव पर राजनीति क्यों? ये तो हमारे सनातन में तो सभी जीवों का सभी सम्मान बराबरी किया गया है। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि विद्वान भी वही व्यक्ति है जो सभी में वो परमात्मा का रूप देखे। नहीं, अगर वो जीव आपको लग रहा है कि नहीं, वो अगर आपको लगता है कि वो जीव इतना ही पूजनीय है, मेरी बात सुनिए ना पहले नवीन जी, तो फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया? और ऐसे शब्दों का प्रयोग अगर किया गया तो इट मीन्स कि आप उस जीव का तो सम्मान कर ही नहीं रहे हैं, साथ ही साथ आप तुलना भी कर रहे हैं कांग्रेस की। और मुझे बताइए, माओवादी कह देना ये कितना जायज आप इसको ठहरा रहे हैं? अभी इससे पहले डिबेट में कई बार अभी हम बीजेपी प्रवक्ताओं के मुंह से सुन रहे थे, राक्षस प्रजाति की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को राक्षस प्रजाति का राम मंदिर के टाइम पे बता दिया। तो भाई इस तरीके की अनर्गल बयानबाजियां क्यों? देखिए यशी जी, क्या होता है कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो भगवान राम तो सभी का आराध्य, पूरे विश्व के आधार हैं। उस वक्त अगर ये है कि जो राम का विरोध कर रहे थे, अगर उनको
राक्षस कहा तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप विरोध कर रहे हैं कोई भी, क्योंकि हमें जो रामायण रामचरितमानस में पढ़ते हैं उसमें रावण ने विरोध किया था, रावण राक्षस प्रजाति का था, तुलना तो होती रहती है। आज अगर तुलना कर देगी तो कांग्रेस का आप देखिए ना, हाल भी तो वही हो रहा है। गठबंधन का हाल क्या है? जो गठबंधन किस लिए बनाया था? गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए बनाया था। तो आप लड़िए ना भारतीय जनता पार्टी से, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं, आपस में छिटक रहे हैं। आप चाहे उत्तराखंड में देखो, चाहे सेंटर में देखो, उत्तराखंड में भी हरिद्वार सीट के लिए लड़ाई हो रही है, उधम सिंह नगर सीट के लिए लड़ाई हो रही है, कोई अपने बेटे के लिए मांग रहा है, कोई अपने लिए मांग रहा। तो ये सारे घटनाक्रम को अगर एक विशेष प्रजाति के जीवों के स्वभाव से अगर उसको बोल भी दिया, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि बहुत ज्यादा आप नाराज हो गए जी, हम ये है वो है, दूसरी तरफ तारीफ भी कर रहे हो। तो हम तो वह है कि सारे जीवों में एक समान देखने वाले परमात्मा को, सभी जीव ईश्वर अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया नवीन है। जी, अब एक सवाल मेरा और सुनिए। अगर आप कहने का मादा रखते हैं तो सुनने का मादा भी रखिए ना। फिर अगर आपको कुछ कहा जाता है तो आप तो फिर पूरी तरीके से उस पर हावी हो जाते हैं। तो ऐसे कैसे? और मुझे लगता है कि राजनीति में आपको कम से कम नहीं तो कुछ तो शब्दों का ख्याल रखना चाहिए, या फिर अब बहुत निचले स्तर पर राजनीति शुरू हो गई है, बहुत निचले स्तर पर जाकर राजनीति करना पड़ेगा अब। यशी जी, आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात है कि एक विशेष शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और स्टेट में उनको जो है स्वभाव के हिसाब से कहा। तो उसमें अगर कांग्रेस की समझदारी ये है कि वो उस लायक है, तो फिर उसमें हमारा क्या दोष है? आप ये बताइए। अगर खुद ही मान लेता कोई कि हमें ये कहा गया ये है, हम तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? हमारे नेता क्या कर सकते हैं? वो तो कांग्रेस की समझदारी पे है ना, जिन्होंने बिना बात के बात बनाने की कोशिश की। अगर कांग्रेस बात ही नहीं बनाती तो ये बात ही बहस ही नहीं होती। आप जबरदस्ती अपना जुलूस निकालने का अगर वो आप शौक रख रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। बाकायदा अच्छा होता, गठबंधन बनाया तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए बनाया था, तो करिए, निकालिए कोई प्रोग्राम, कोई मुद्दा निकालिए जिससे भारतीय जनता पार्टी से टक्कर हो पाए। आप मुद्दों में तो कहीं टिकते नहीं है, आप कहीं हवा में भी नहीं टिक रहे, कहीं भी नहीं टिक रहे हैं, और सीधे मुद्दे बना रहे हैं। जो हमारे नेता कोई बयानबाजी, तो इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, ये तो चलता रहेगा। चुनाव चले जाएंगे, आप क्या करोगे? बेहतर है, मेरी नसीहत कांग्रेस को यह है कि आप अपने लोकसभा चुनाव में ध्यान दीजिए। गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाया, उसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अगर आप में दम है तो आप करिए ना उस बात को। अगर आपने ये दिल पर ले लिया है तो करिए, एक हो जाइए, एक ममता बनर्जी को समझा लीजिए, अखिलेश यादव को समझा लीजिए, भगवंत मान को समझा लीजिए, स्टालिन को समझा लीजिए, सबको समझा के लाइए एक, और कर दीजिए कल बड़ी सभा। नवीन जी, कल को समझा लेंगे ना तो आपको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो नहीं होने दो, हम तो तैयार हैं, ये कहाँ है ये बताइए आप। चलिए ठीक है, वापस आते हैं नवीन जी, वापस आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ राजीव चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। ऐसा क्या कह दिया बीजेपी के लोगों ने कि कांग्रेस इतनी आग बबूला हो गई है? नवीन जी कह रहे हैं कि अनर्गल बयानबाजी पर ध्यान देने से अच्छा है मुद्दों पर ध्यान दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कल्चर पैदा हो गया है कि अपने विपक्षी पार्टी और विपक्षी नेताओं के बारे में उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करो, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करो, और अपना इमेज बड़े नेताओं के सामने अच्छी बनाओ। जब से नरेंद्र मोदी जी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी की पूरी बागडोर आई है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की नजरों में अच्छा बनने के लिए कुछ नेता जो हैं, जो पिछड़े नेता हैं, वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें लगता है कि मोदी जी उनको सम्मानित करेंगे, उनको पुरस्कृत करेंगे। ये जो दुष्यंत गौतम है, ये बेचारे बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं लगातार। कभी मंदिर वाले मामले में भी उन्होंने एक बयान दिया था कि कांग्रेस के लोग लड़कियां छेड़ने के लिए मंदिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कार में जेल जा रहे हैं, औरतों के साथ दुर्व्यवहार करने में जेल जा रहे हैं। अपने गृहबान में ये लोग नहीं झांकते हैं और दूसरे लोगों पर उंगली उठाते हैं। दुष्यंत गौतम जो है वो मानसिक दिवालिया हो गए हैं, पागल हो चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जगह राजनीति में नहीं है। उसको कांग्रेस अपने खर्चे पर किसी अच्छे अस्पताल में जो है दिमाग के डॉक्टर को दिखाने के लिए हम लोग करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है कि उसको डॉक्टर के दिखा सके, तो हम कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी हरिद्वार के लोग चंदा करके इकट्ठा करके दुष्यंत गौतम का इलाज कराने के लिए भेजेंगे। चलिए, विपिन खन्ना जी क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? हाँ जी विपिन खन्ना जी। जी विपिन खन्ना जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, विपिन खन्ना जी तो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनंत सापले जी
क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? हैं ये समय समय पर बेनकाब होते रहते हैं, क्योंकि ये बयान पहला नहीं है। जब किसान आंदोलन में ये 3 काले कानून लेके आए थे और किसानों ने आंदोलन किया था, तो उनको इन्होंने खालिस्तानी बता दिया था। हमारे उत्तराखंड में जब भू कानून की मांग हुई तो उन्हें इन्होंने माओवादी बता दिया। तो कभी किसी को उग्रवादी बताते हैं, किसी विपिन जी, हम वापस आते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अनिल थपलियाल जी, अपनी बात को पूरा करिएगा। अनम्यूट कीजिएगा अनिल थपलियाल जी। मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो आज का ये प्रकरण रहा, जो इन्होंने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, कभी कभी कांग्रेस भी इसको संसद भवन में करती थी। ये बहुत बड़े दुख की बात है कि जिस प्रदेश का प्रभार जिसको दिया गया है, जिस व्यक्ति को दिया गया है, पहले उसी को हम पूछते हैं। क्षेत्रीय पार्टी हम तो इनके अब क्या बोले, किस तरह किस भाषा में बोले, ये माओवादी किसको कह रहे हैं, किस क्षेत्र से हैं, किस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं? ये उत्तराखंड से बाहर के हैं क्या? किसी को अपना हक मांगना वो माओवादी है? भू कानून, मूल निवास 1950, गैरसैंण अस्थायी राजधानी, अपना रोजगार, अपना स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, उच्च व्यवस्था, ये मांगना, पलायन रोकना, ये मांगना, क्या हम माओवादी हैं क्या? ये अहंकार, सत्ता का अहंकार है, और ये अहंकार इनका चूर चूर हो जाएगा। ये बद्री विशाल और केदारनाथ की देवभूमि है, और इसमें निश्चित तौर पे है, जब इस प्रकार के दुष्ट भाषा के लोग उत्पन्न हुए हैं, तब विनाश हुआ है। ये अहंकार पैदा न करें भारतीय जनता पार्टी कि किसी को बोलते हैं ये माओवादी हैं। माओवादी में सब आते हैं, माओवादी में बच्चा है यहाँ का। आप माओवादी किसको कह रहे हैं? हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें माओवादी हैं? अरे तुम्हें तो प्रदेश की राजनीति ढंग से आती नहीं है। अगर इनके पास संगठन न हो तो ये जीरो है। ये तो हम सभी पीछे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से भी। ये क्या जानते हैं मूलभूत सुविधाओं को? कौन है उत्तराखंड का निवासी? इनमें से पूछे, इस पैनलिस्ट में से कौन है जो पहाड़ का रहने वाला है? ये माओवादी किसके कह रहे हैं? इनके दोनों पर, ये जो दुष्यंत कुमार है प्रभारी इनका भाजपा का, उनको पूछे आप कहां से हैं? माओवादी सब जानते हो किसको कहते हैं? माओवादी सब, ये बहुत भयंकर रूप लेगा और उत्तराखंड क्रांति दल इसका घमासान करेगा, और इसके लिए हम बीजेपी के लिए बहुत तगड़ा मोर्चा निकालेंगे, चाहे हमारे साथ कोई हो या न हो। लेकिन ये माओवादी शब्द कहना, ये बहुत अपमानजनक शब्द है। जब बताइए, इनको जब ये संसद भवन में जाते हैं तो दूसरी पार्टी को कहते थे, राष्ट्रीय पार्टी को, कांग्रेस को, कि वो ऐसा कहती है, वो राहुल गांधी जी के लिए कहता है, फलाना गांधी जी ये कहते हैं, अलाना गांधी जी ये कहते हैं। अरे भाई, तुम्हारे तो प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष, जिस प्रदेश के लिए तुम कह रहे हो कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें तुम टीवी डिबेट्स में कह रहे हो, और तुम उनको माओवादी कह रहे हो। माओवादी शब्द, मैं पुनः बोल रहा हूं, माओवादी शब्द किसको कहते हैं? माओवादी वो लोग हैं जो आतंकवादी होते हैं। माओवादी वो लोग हैं जो आदिवासी टाइप के हैं, जो लोग मनुष्य रूप में नहीं होते हैं, वो माओवादी होते हैं। ये बिल्कुल सरासर अपमानजनक शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, और इसका घोर निंदा करती है उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल इसका किसी भी रूप में बदला लेगा। अनिल जी, मुझे बता सकते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल क्यों विरोध करता है? कांग्रेस का तो हाय तौबा करना समझ में आता है, अनिल थपलियाल जी या उत्तराखंड क्रांति दल क्यों करना चाहता है इसका विरोध? मैं यहाँ का स्थानीय मूल निवासी हूँ। भू कानून मुझे भी चाहिए, मूल निवास मुझे भी चाहिए। तो आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो इन मुद्दों को उठा रही है बखूबी? उठा रही है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कांग्रेस उठा रही है या फलाना उठा रहे हैं। ये हमारे मुद्दे थे, माओवादी सब। अरे हमारा मुद्दा कुछ नहीं होता अनिल थपलियाल जी, जो उत्तराखंड में रह रहा है सबके वही मुद्दे हैं, सबके इक्वल मुद्दे हैं। कांग्रेस भी वही चाह रही है, उत्तराखंड क्रांति दल भी वही चाह रहा है, आम आदमी पार्टी भी वही चाह रही है, कुछ अलग से नहीं चाह रहे। लेकिन भाई, मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ ना कि कांग्रेस का बिफरना समझ में आता है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल क्यों बिफर रहा है? उनको क्या आपत्ति है इसमें? वो तो अपनी आवाज उठा रहे हैं ना। और या फिर आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस अपना काम बखूबी कर रही है?
कर रही नहीं। देखिए, अगर कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अगर स्थानीय जनता को माओवादी कहते हैं तो कोई स्वीकार करेगा? आप बताइए। आप जिस प्रदेश से, मैं आपसे पूछता हूं, आपको ये सब कहेगा बुरा आपको भी लगेगा? आप ये बताइए, आपने किस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया? इनके प्रदेश प्रभारी ने माओवादी क्यों कहा है? माओवादी शब्द बहुत बड़ा अपमानजनक शब्द है, और ये कोई ना किसी डिक्शनरी में ऐसा लिखा हुआ है। अरे तुम्हें बोलना ही था, तुम्हें कुछ भू कानून पे बोलना ही था, तो तुम कुछ और विपक्ष पक्ष के रूप में हो, पक्षधारी हो, कुछ और कहते। माओवादी क्या होता है यार? माओवादी तो गाली है। माओवादी शब्द को हम स्वीकार नहीं करेंगे, कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल विशेषकर क्षेत्रीय दल है, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और इस मुद्दे को लेके जाएंगे, और इस मुद्दे पे हम पुतला जुतला जो कुछ करना होगा वो करेंगे। ठीक है, ये निश्चित तौर पे। ठीक। वापस आते हैं आपके पास। राजीव नयन बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है राजीव नयन जी आपका। विपिन खन्ना जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? जी मिल रही है। विपिन खन्ना जी, सवाल मेरा यही था कि ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, इसमें घोर आपत्ति कांग्रेस की तरफ से दर्ज की जा रही है। अनंत अपलियाल जी इस पर काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन है, मैं जरा वो भी जानना चाहते हो। यशी जी, जो आपत्तिजनक शब्द होंगे उस पर आपत्ति जाहिर करी ही जाएगी। अभी हमारे भाई प्रशाली जी कह रहे थे कि जीव तो जीव होता है, सब जीव समान होते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अपने ही संगठन को कुत्तों का झुंड कहना चाहिए। क्यों इंडिया अलायंस को कुत्तों का झुंड कह रहे हैं? अपने संगठन को बोले कुत्तों का झुंड। कि यशी जी, कारण यह है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब जनता के सामने जाती है तो समय समय पर इनका जो है वो नहीं। विपिन जी, मुझे ये बताइए, ये हर समय की राजनीति हो गई है या नहीं? लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए, आपकी अनर्गल बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी नहीं, आपके राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो, यूकेडी हो, किसकी तरफ से इस तरीके के बयान नहीं आते। और मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि इस तरीके की बयानबाजियां होनी चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि भाई आखिर इस तरीके की बयानबाजियां क्यों? क्या राजनीतिक स्तर इतना नीचे चला गया है आपका? जो मुद्दे हैं उन पर बात नहीं करनी, अनर्गल बयानबाजियां करनी है। मैं भी पूछूंगी जरा नवीन प्रशाली जी से कि कौन सी आतंकवादी हरकतें कर दी, और कोई भी व्यक्ति अगर आपके विरोध में खड़ा हो जाता है तो आप उसको माओवादी, आतंकवादी और न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। फिलहाल आप अपनी बात को पूरा करिए विपिन जी। यशी जी, जब किसान आंदोलन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 काले कानून लेके आई और किसानों ने तो उन्हें खालिस्तानी बताया गया। देखिए, इनके अपने प्रधानमंत्री हैं, वो देश के 50 लाख की गर्लफ्रेंड, विधवा, इनके मुख्यमंत्री महिलाओं की फटी जींस देखते हैं। मैं आ रही हूँ, अभी उस पर भी आऊंगी, बिल्कुल। सड़क पर मारपीट करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ चुका है, क्योंकि ये मानसिक दिवालियापन इसको कहेंगे, क्योंकि ये लोग बौखला गए हैं, क्योंकि सत्ता का जो घमंड है इनके सर चढ़कर बोल रहा है। हाँ, राजीव जी, मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले राजीव नयन जी का रुख कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस तरीके की मैं ये बात नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पर कि बीजेपी क्या कह रही है या कांग्रेस का क्या रिएक्शन आ रहा है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि क्या राजनीतिक बयानबाजियों का एक स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए? क्या चर्चा बहुत सोच समझ कर नहीं करनी चाहिए? क्या हमारे पास अलग मुद्दे नहीं है जिन पर हमें बातचीत करनी है, या हम इस तरीके की बयानबाजियां कर कर कहीं ना कहीं अपना ही स्तर गिराने की कोशिश कर रहे हैं? ये बड़ा चिंताजनक प्रश्न है। और गाली और गोली की भाषा तब शुरू होती है जी, जब हमारे पास विचार तत्व समाप्त हो जाता है, कुछ कहने को नहीं रहता है, तब फिर गालियों की भाषा शुरू हो जाती है। ये भी है कि राजनीतिक लोगों को समाज के कई लोग फॉलो करते हैं, उनको कई लोग अपना आदर्श मानते हैं, भले मैं नहीं मानता। मैं अपना आदर्श कलाकारों को, साहित्यकारों को, संस्कृति कर्मियों को मानता हूँ, लेकिन अनेक लोग ऐसे हैं कि जो राजनीतिक लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। अब वो जैसी भाषा बोलेंगे उसका अनुसरण समाज के और लोग करेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कांग्रेस के लिए असभ्य भाषा या अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया
तो कांग्रेस उसी भाषा में उसी स्तर पे उतर के उसका जवाब दे। एक बड़ा सीधा सा नुस्खा ये है कि गौतम बुद्ध को किसी ने गाली दी तो उन्होंने कहा भाई आप मुझे कोई चीज तो आपके पास रह गई। तो उन्होंने अगर आपको गाली दी है तो आप उसको लो मत, उन्हीं के पास रह जाएगी। ये कतई नहीं होना चाहिए कि ये कुत्सित परंपरा शुरू हुई गालियों की भाषा की, इसे और आगे बढ़ाया जाए। पर तू तो मैं जहाँ शुरू हो गई तो वह फिर दूसरे भी उनको गाली देने लगे। इससे कभी जो भाषा की हिंसा है, इससे जो भाषा का उन्माद है, इससे जो भाषा का आतंकवाद है, ये रुकेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। ये गाली की जो भाषा है इसका शमन तभी हो सकता है कि जब आप सहिष्णुता से काम लें, उनकी बातों को इग्नोर करें और उनकी बातों का अच्छी भाषा में बल्कि और अच्छी भाषा में उनकी बातों का जवाब दें। तो इसका कोई और गोली जब शुरू हो जाती है तो फिर रुकती नहीं है। ये जवान वाली फायरिंग और ज्यादा खतरनाक है। इसमें कोई पैसे भी गोली भी तो बारूद खर्च हो रहा है, इसमें कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है और इससे होती है। राजीव नयन जी, माफी चाहूंगी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव नयन जी आपके पास आएंगे, उससे पहले राजीव चौधरी जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए किसी जी, जो हालात देश के अंदर आज बन गए ये बड़े ही चिंताजनक स्थिति है। और जब से 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं जी, लगातार प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी के बाद के नेता हैं वो उनका अनुसरण कर रहे हैं। और अनुशासन हमेशा ऊपर से नीचे को चलता है। तो भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से अनुशासन बिल्कुल खत्म हो चुका है। कोई भी नेता अपने आप को हाई कमान की नजरों में अपने आप को अच्छा उसके नजदीक साबित करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति में ये नहीं समझते हैं कि इनका जो खोला हुआ एक शब्द है वो कितने लोग उसको कहते हैं। अभी मित्र मेरे कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके जो अनुयायी हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो नेता हैं वो क्यों नहीं करेंगे। तो नरेंद्र, हम तो इसमें इसका सबसे बड़ा दोषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझते हैं कि जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है आज उनके नेता कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रोजाना चाहे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं, इनके कितने मंत्री कितने नेता जेलों में बलात्कार के सजा काट रहे हैं। चाहे कुलदीप सेंगर हो, उत्तराखंड में भी इतने मामले, अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड के माथे पर एक कलंक है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर रहते हुए। जिस तरीके से भाजपा से जुड़े लोगों ने उस एक बच्ची जो अपना परिवार पालने के लिए रोजगार कर रही थी, उस लड़की की हत्या कर उसको नहर के अंदर फेंकने का काम किया। और अपने आप को 5 साल पटाने वाले मुख्यमंत्री धामी जी आज तक उस वीआईपी का नाम बताने को तैयार नहीं है जिस वीआईपी की वजह से उस बच्ची की हत्या की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के इन शब्दों पर हमें अचरज नहीं है, लेकिन हमारा विरोध है कि आप इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं, आप इतने बड़े दल अपने आप को बताते हैं, तो कम से कम उस तरह का अनुसरण तो करें। जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं एक अच्छी क्लास लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और आरएसएस, अब मैं उस आरएसएस से पूछना चाहता हूं जो आरएसएस की भारतीय जनता पार्टी की जन्मदाता है, आज वो आरएसएस के लोग इस पर क्या बयान देंगे, उस पर जो है आरएसएस के नेता क्या कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो भाषा इन्होंने आरएसएस ने यही सिखाई है। तो हमारी इस पर आपत्ति है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं आरएसएस के उन नेताओं को जो जगह जगह कहते हैं कि राष्ट्र की भावनाएं और संस्कार पैदा करने का काम करते हैं, क्या दुष्यंत गौतम के अंदर आरएसएस ने इसी तरह के संस्कार दिए थे कि वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें? क्या भारत को कुलदीप सेंगर को आरएसएस ने इसी तरह के संस्कार दिए थे कि वो एक लड़की के साथ बलात्कार करके उस जेल काट रहा हो? तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सामने आ चुका है। और इंडिया गठबंधन जब से बना है, जब से नरेंद्र मोदी जी को नींद नहीं आ रही है, किसी के ईडी भेज रहे हैं, किसी के सीबीआई के छापे, अभी झारखंड मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना बड़ा मामला किया है, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किया है, मनीष सिसोदिया जिनके पास एक पैसा बरामद नहीं हुआ उन्हें जेल में डालने का काम किया। तो ठीक है राजीव जी वापस आते हैं आपके पास। नवीन प्रशाली जी, सवाल यही है कि बहुत सारी बयानबाजियां, सिर्फ ये आज या कल का मसला नहीं है कि 2 दिन पहले कोई बयान आया और हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कई बार ऐसी बयानबाजियां हुई हैं जिन्हें आप आम शब्दों में जायज नहीं ठहरा सकते हैं। और माओवादी जैसा शब्द इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि आप कैसे
आतंकवादी कह सकते हैं या माओवादी कह सकते हैं। माओवादी का मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपको समझाने की जरूरत है कि हम किसे कहते हैं माओवादी। और जब इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे तो जाहिर है कि विपत्ति होगी लोगों को कि आपके खिलाफ अगर कोई मुद्दे उठा रहा है या आपके खिलाफ कोई बातचीत कर रहा है तो क्या आप रिवर्ट में उसे आतंकवादी करार देंगे, आप उसे माओवादी कहेंगे? किसान आंदोलन में भी यही हुआ था, किसानों को आतंकवादी कह दिया था, माओवादी कह दिया था। अभी कई लोग आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ भी यही, अभी उत्तराखंड में भी शायद कुछ बच्चे आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त भी यही हुआ था। तो इस तरीके का क्या ढर्रा बना लिया है आपने कि हर एक व्यक्ति आतंकवादी है, जो आपके खिलाफ बोल रहा है वो आतंकवादी, या फिर आतंकवाद की परिभाषा ही बदल गई है? देखिए यशी जी, किसने किसको माओवादी कहा मैंने अभी तक कुछ सुना नहीं, मेरे संज्ञान में कुछ आया नहीं, क्योंकि अगर आप किसी का बयान सुनाएं तो तब मैं उस पर अपनी टिप्पणी दे सकता हूं। लेकिन जो मुद्दा आप कह रहे हैं कि अनर्गल बयानबाजी का, अभी राजीव नयन बहुगुणा जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। पहले तो किसी ने किसी को कोई ऐसा शब्द नहीं कहा कि आप बहुत ज्यादा बौखला जाएं, बहुत ज्यादा मुसीबतों में पड़ जाएं, या आपकी साख पर कोई बट्टा लग जाए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये तो जग जाहिर है, पूरा दिख रहा है कि इस इंडी गठबंधन का जो वो हुआ था, उदय हुआ था, जो निर्माण हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की सामर्थ्य अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को आधार बनाकर आप आगे चलने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता देख रही है। आप ये बताइए कि आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं, पहले तो ये बताइए क्यों लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी अलग बयान, अखिलेश यादव अलग बयान, यहाँ पर भगवंत मान अलग बयान, स्टालिन अलग बयान, बिहार से अलग बयान आते हैं। समझ में आ रहा है, इससे बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है? उनका गठबंधन टूट रहा है या उनका गठबंधन जुड़ रहा है? मैं आऊंगी राजीव जी, जवाब लेती हूँ आपसे। अगर उनका गठबंधन टूट रहा है, जुड़ रहा है, इससे आपको क्या आपत्ति है? बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है? अगर हमारे भी किसी अगर नेता ने बोल दिया कि एक विशेष जाति के जीवों से अगर उस घटना का जिक्र कर दिया तो इसमें भी प्रॉब्लम क्या है? बताइए आप, क्या प्रॉब्लम है उसमें? वो अपना देखें, हम अपना देखें, दोनों अलग अलग हैं। आप इन चीजों को बुरा नहीं मानते हैं क्या? हम आपके नेताओं के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? अच्छा भाई साहब, आप तो पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे कुंजवाल जी को दीजिए मांग रहे हैं। अभी बात बोले ना, इलाज करने की बात कर रहे थे, वो कुंजवाल जी मांग रहे हैं पैसा चुनाव लड़ने के लिए। अपना पैसा सुरक्षित रखो, चुनाव में काम आएगा अपना। अरे अपना पैसा सुरक्षित रखो पहले। अरे चिल्ला के नहीं होगा भाई साहब, चिल्लाने से नहीं होगा। माफी तो जनता ने कांग्रेस से मंगवा ली है, माफी तो कांग्रेस से मंगवा ली जनता ने। ये चिल्लाने से कुछ नहीं, अपने पैसे 2 पैसे बचा के रखो, चुनाव में काम आएंगे। कुंजवाल जी मांग रहे थे उस दिन 14 करोड़ में से दे दो पैसा, दान दे दो उनको, उनका 14 करोड़ पूरा करो। आप तो लोग वो हैं पैसे के पीछे भागने वाले पार्टी, भ्रष्ट पार्टी, करप्ट पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है। मैं यहाँ पर खुलेआम गंभीरता के साथ कह सकता हूँ। आप पैसे की बात कर रहे हैं, आप ठीक है नवीन जी, होल्ड ऑन। नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी रुके। नवीन जी, के बातों को बात बनाना अगर दम नहीं है। नवीन जी सुन लीजिए जरा राजीव जी क्या कह रहे हैं। नवीन जी, नवीन जी प्लीज। से ईर्ष्या करने के बजाय आप अपनी खामियों को करो। अपने अंदर जो दल है ना, आपके कांग्रेस के अंदर जो दल बन चुके हैं। नवीन प्रशाली जी प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। अनिल थपलियाल जी। जी देखिए, ये जो नवीन प्रशाली जी कह रहे हैं कि मुझे इस शब्द का प्रयोग हमारे किस नेता ने किया है और हमें जानकारी नहीं है, तो मेरा अनुरोध भी है और निवेदन भी है, पहले अपडेट होकर डिबेट में आइए। बड़ी शर्म की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि जो आप इल्जाम लगाएंगे मैं हर चीज पर अपडेट रहूं, जरूर नहीं। मेरे से जो सवाल पूछा जा रहा है मैंने उस पर अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। बिल्कुल नहीं, गलत। नवीन प्रशाली जी बीच में नहीं बोलिए प्लीज। नवीन प्रशाली जी प्लीज। नवीन प्रशाली जी, नवीन प्रशाली जी, नवीन प्रशाली जी एंकर की तो कम से कम सुन ही लीजिए आप। आप बजट पर सवाल पूछते मैं अपडेटेड रहूं, आप विकास पर सवाल पूछते मैं अपडेटेड हूं। आप बिना मतलब में, अरे सारे इकट्ठे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। सारे इकट्ठे हो जाओ, सब हो जाओ इकट्ठे, कोई बात नहीं। सारे इकट्ठे हो जाओ, कुछ नहीं कर सकते। ये एक डिबेट शो है, डिबेट शो है, ये मछली बाजार नहीं है। इस तरीके से चलना कैसे म्यूट कर लेंगे? मेरा मुकाबला करो, मुकाबला करो, म्यूट मत करो, मुकाबला करो मेरा। थपलियाल जी मुकाबला। नवीन प्रशाली जी, नवीन प्रशाली जी, नवीन प्रशाली जी, दिस इज नॉट द राइट वे यू आर डूइंग, प्लीज। नवीन प्रशाली जी, नवीन प्रशाली जी,
मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। ये कोई तरीका नहीं हुआ, आपस में सबके सब शुरू हो जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा कि चर्चा हम क्या कर रहे हैं। नवीन जी रुक जाइए, मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको सुन नहीं रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको नहीं सुन रही हूँ। नहीं तो बीच में आप प्रशाली जी सुनिए आप मैंने हाँ बोलिए आपको थपलाल जी, ध्यान से सुना। बोलिए मैंने बोलिए, आपको बिल्कुल बहुत मैं भी सुन रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, बोलिए तो सही। तो मैं भी सुन रहा हूँ, बोलिए। नवीन प्रसादी जी रुकिए जरा, अनिल थपलियाल जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज फटाफट। अरे मैं रुका हूँ, बोलो तो सही। यसी जी ऐसा है, आपने एक प्रश्न बहुत अच्छा उठाया था कि आपको इनको ज्यादा पूछना चाहिए कि इस प्रकार की राजनीति इतनी अमर्यादित भाषा और इतनी गिर चुकी है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया था। एक बात बताइए, इनके भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहता है कि मुझे जानकारी नहीं है कि मेरे किस नेता ने कहा है, तो आपको क्या पता है? केवल खाली फालतू की बहस करना यही पता है। दूसरी बात, इन्होंने कल एक मुद्दे की बात पे आता हूं मैं, ये तो जो बोलना था इन्होंने बोल दिया, इसका जवाब प्रदेश की जनता देगी और प्रदेश उत्तराखंड की जनता देगी। सांसद बाहर से नहीं चुने जाएंगे, सांसद यहीं से चुने जाएंगे और वही माओवादी ये बोला जाएगा, प्रत्येक मंच पे बोलेंगे हम, उत्तराखंड थपलियाल जी अब आप हिम्मत कीजिए ज्यादा, आप खींचने की मत करो। ये दूसरे के कंधों में बंदूक रख के फायर करने की चेष्टा करने वाले दल पहले ही किनारे हो चुके हैं, जनता सब जानती, फिर जनता को आप भ्रमित करने की कोशिश ना करें। ये प्रबुद्ध जनता शिव प्रसाद सेमवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं आरआरपी पार्टी के। ठीक है रुक जाइए, अनिल थपलियाल जी वेट फॉर मिनट। हो गया थपलियाल जी। इन्होंने कल एक बजट पास किया, मैं बजट थोड़ा सा बजट पे बोलना चाहूंगा, मुद्दा से भड़का नहीं रहा। नवीन प्रसाद जी इन्होंने उस मुद्दे पे मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बात आजकल आप ही कन्वे कर रहे हैं सबको। अनिल थपलियाल जी मैं वापस आती हूँ आपके पास। अनिल थपलियाल जी रुकिएगा प्लीज। हमारे साथ यहाँ पर शिव प्रसाद सेमवाल जी जुड़ चुके हैं। सेमवाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर, क्या राय है आपकी? अनिल थपलियाल जी फिर रुक जाइए प्लीज, बहुत सारे लोग हैं, सबकी बात सुनिए। नहीं आप समझे नहीं, मैंने सुना ही नहीं कुछ, पीछे से बहुत आवाज आ रही, पता नहीं किसकी आवाज आ रही, किसी समझ गया, हम समझ गए थपलियाल जी जो आप कहना चाह रहे हैं, हम समझ गए। आप कुछ नहीं समझे, आप समझते तो आप इस प्रकार की अपमर्यादित भाषा का प्रयोग न करते। शिव प्रसाद सेमवाल जी आपको आवाज आ रही क्या? ठीक है अनिल थपलियाल जी रुक जाइए, आप भी तो रुकते नहीं है। बोल करके वो कर रहे हैं बिना मतलब। मुद्दे नहीं है आपके पास, कोई मुद्दे नहीं है। अनिल थपलियाल जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। शिव प्रसाद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सही बात है, बिल्कुल अनम्यूट कीजिएगा। जैसे बहुत कोई आवाज आ रही है, उस आवाज को बंद कराइए, बहुत आवाज आ रही है। आप में ही से ही कोई है जिसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। शिव प्रसाद जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, प्लीज उनको फिक्स करने की कोशिश करिएगा। विपिन खन्ना जी। जी यशी जी जी ये बताइए जरा, ये जो इस तरीके की अनर्गल बयानबाजियां चल रही हैं और ये जो गठबंधन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यशी जी ये सत्ता का गुरूर है। आप सुन रहे थे प्रशाली जी को, वो कह रहे थे आओ मेरे से लड़ो, आओ मेरे से लड़ो, सब इकट्ठे हो जाओ। मतलब ये सत्ता का गुरूर है, सत्ता का घमंड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि वक्त से किसकी इब्तदारी है। आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, ये बात समझ में आनी चाहिए कि सत्ता परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन जरूर होता है, ये लोकतंत्र है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 साल सरकार आई तो जीवन भर सरकार आपके पास हो चुका परिवर्तन, भाजपा है। नवीन जी फिर आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप बड़े दल नियंत्रण तो खन्ना जी आप पर हो गया, ये होता है सृष्टि का नियम। नवीन जी हेलो, मुझे लग रहा है खन्ना जी आप पर नियंत्रण हो गया। नवीन जी मुझे लग रहा है आजकल आप कुछ ज्यादा ही सरकास्टिक होते चले जा रहे हैं। नहीं सरकास्टिक आप देखिए, मैं तो सामने बोल रहा हूँ, यशी जी सामने बोल रहा हूँ, वो खुद नियंत्रित हो गए। हाँ शिव प्रसाद जी खुद नियंत्रित हो गए। मुझे पता है, मैंने कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मैं बिल्कुल शिव प्रसाद सेमवाल जी को ऑन रखे। हाथ जोड़कर शिव अपनी प्रसाद जी पार्टी अपनी की बात को पूरा करेंगे। शिव प्रसाद जी जी मैं आपके माध्यम से जो भाजपा के प्रवक्ता हैं बड़े भाई नवीन प्रसाली जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि उनकी नॉलेज ना हो कि महेंद्र भट्ट जी ने क्या बोला और जो कुत्तों का झुंड बोला या नहीं बोला, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैडम इन्हीं को बोलने दीजिए, कौन बोल रहे हैं बैकग्राउंड से? विपिन जी। आप इस डिबेट में देख लीजिए क्या हो रहा है।
अगर दुष्यंत जी का बयान को आप अगर नवीन उसको प्रशाले जी कहीं आप तुलना नहीं करें, मानेंगे उसी क्या? डिबेट में देख लीजिए। नवीन प्रशाले जी आप नहीं मानेंगे? मुझे बता दीजिए, मैं डिबेट नहीं, छोड़कर बैठ जाती हूँ। एक काम करिए, आप आपस में ही बात कर लीजिए। नहीं, please। मैं नहीं, बता रहा हूँ कि आप क्यों बात इतनी कर आवाज लीजिए आ रही ना सब सर। जगह नहीं, से। आप ही क्यों कर नहीं- लीजिए क्यों सर। मैं डिसिप्लिन नहीं क्यों हो रहा? बैठी क्या हूँ यहाँ डिसिप्लिन पर? केवल मेरे लिए है? मैं क्यों हूँ यहाँ नहीं, पर? डिसिप्लिन केवल आप ही मेरे कर लिए, लीजिए हमारे बात। कर लीजिए, आप कर डिसिप्लिन लीजिए। केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा यहाँ पर, ये बताइए आप। हो गया नवीन जी? डिसिप्लिन हो तो सभी के लिए हो। जी, मैं ये बोलना चाह रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो कुत्तों का झुंड बोलने वाला बयान है या फिर महेंद्र भट्ट जी का वामपंथी वाला बयान है, हो सकता है कि नवीन प्रसाली जी के नॉलेज में ना हो, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो क्या नवीन प्रसाली जी से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या उनसे माफी मांगने के लिए कहेगी भारतीय जनता पार्टी? उनके बयानों पे खेद जताने के लिए कहेगी? क्या उनको लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो गलत किया है या सही किया है? अगर दिया है तो, अगर दिया है। नवीन प्रशाले जी। जी प्रसाली जी, जी मैं ये यशी बोलना जी, चाहता हूं मैंने कि भले ही आपकी नॉलेज में नहीं हो, लेकिन अगर कोई ऐसा बिल्कुल, बयान नहीं, दिया है तो क्या मैंने गलत दिया है या सही मैंने दिया है? कहा नहीं, सुनिए, मैंने कहा माओवादी वाला मेरे नॉलेज में नहीं है। दुष्यंत गौतम जी का बयान मेरे नॉलेज में है। वहां कहीं भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहा गया हो जो कांग्रेस ने दिल में ले लिया है। कहीं भी कुछ नहीं किया गया। एक विशेष प्रकार के प्रजाति के जीवों का उदाहरण दिया गया था, और जो हो रहा है उससे उसको संबोधित किया गया था। ये कांग्रेस से थोड़ा बोला गया, कांग्रेस के लोगों के लिए नहीं बोला गया। अगर ऐसा बयान दिया है कोई, तो क्या उन्होंने सही दिया या गलत दिया? आप बयान सुनाइए मुझे पहले, मैं तभी बोल सकता हूँ। दिया है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहले मैं सुनाइए। प्रवक्ता हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नवीन ऐसा जी, मैं बयान आपको भविष्य में अलग से कभी वो देते वीडियो हैं, तो भेज क्या दूंगी, सही प्लीज। करेंगे या गलत करेंगे? आप ये बता दो। नहीं, जो चीज है ही नहीं उसको कैसे मैं अभी बोल दूं? आप ये बताइए कि पहले मुझे सुनाइए, मैं तब अपनी टिप्पणी दूंगा। मैं किसी के कहे पर नहीं कर सकता है कि जो मूल निवास और भू कानून, मैं आपके कहने पर नहीं हो सकता। मैं शिव प्रसाद जी, यही तो है। मैं आप कुछ भी मतलब बोल अगर देंगे, आपकी आप पार्टी अपने के- शब्दों को पार्टी मेरे के मुंह में अध्यक्ष डालने की अगर कभी कोशिश ऐसा करेंगे। मैं बयान कैसे देते हैं टिप्पणी तो कर ये- दूं उस पर? अच्छा एक मैं बात कैसे बताओ, टिप्पणी चलो। कर दूं? मेरी आप बात तो बयान सुनो। सुनाइए, मैं टिप्पणी सर, करता हूं। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो अध्यक्ष जी ने नहीं बोला, हमने मान लिया। आप कह रहे हैं कि आपको नहीं मालूम। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भू कानून और मूल निवास की बात करने वालों बताइए। को वामपंथी और ये बोलता है, तो क्या ये सही बात है? शिव प्रसाद जी, आप की आवाज मैं सुन नहीं पाया था, बीच में आप रुक गए थे। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ये बोलता है कि मूल निवास भू कानून की मांग करने वाले वामपंथी माओवादी हैं, विकास विरोधी हैं, तो क्या ये सही बात है? अगर कोई भी कहता हो, ABCG कोई भी कहता है, तो ये सही है? किस संदर्भ में कहा क्या कहा गया, वो संदर्भ के हिसाब से होता है, आपके हिसाब से नहीं होगा। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे वो। राज्य की देवतुल्य जनता के लिए हमारा कोई भी नेता कुछ नहीं कह सकता। इस राज्य की देवतुल्य जनता के लिए हमारा कोई भी नेता कोई कुछ नहीं कह सकता है। अगर किसी कोई सुनो तो सही, नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि उसका किस नजरिए से किसने क्या कहा, उसका नजरिया देखना पड़ता है, किस दृष्टिकोण से कहा गया। सर, नेपाल के माओवादियों ने अभी मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात करी माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ समय पहले, तो नेपाल के माओवादियों को स्वागत करती है पार्टी? कांग्रेस का नहीं कर पा रही बस। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि माओवाद एक अलग विचारधारा है। उस विचारधारा की हमारे प्रदेश में जगह नहीं है, हमारे देश में जगह नहीं है। लेकिन उस विचारधारा के खिलाफ राजीव चौधरी जी, और अगर राजीव चौधरी जी जरा अपना रिएक्शन देंगे। एक सेकंड रुकेगा। शिव प्रसाद जी होल्ड ऑन प्लीज। राजीव चौधरी जी अनम्यूट कीजिएगा। मैं यशी जी ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मेरे छोटे भाई पर जो प्रवक्ता हैं नवीन जी, वो जिस तरीके से अपने नेताओं का बचाव कर रहे हैं, और जब उनसे कोई सवाल किया जाता है, मैं सेमवाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर उनकी पार्टी के किसी नेता ने इस तरह का सवाल किया तो क्या वो उस पर माफी मांगेंगे, लेकिन उस पर गोलमोल जवाब दे दिया उन्होंने कहा कि मैंने सुना ही नहीं है। अरे आप भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी पार्टी की तरफ से पैनलिस्ट है इतने बड़े चैनल में, तो आपको ये सुनकर आना चाहिए था, तैयारी करके आनी चाहिए थी। सबको सुन के आना चाहिए। मैं अपना काम भी करूंगा, तो आप मतलब हर चीज को मैं सुनता रहूंगा। आप सुनाइए मुझे। आप कुछ नहीं सुनेंगे, आप केवल और केवल भौंकने का काम करेंगे, सुनेंगे नहीं, भौंकेंगे। ये आप बताइए, ये है इनका चरित्र। आपका ये चरित्र अच्छा लग रहा है। आप सुनिए, बहुत बढ़िया लग रहा है। कांग्रेस को ऐसा कृत्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा लग रहा है, जनता को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चौधरी साहब राष्ट्रीय स्तर के नेता, बहुत बढ़िया, और जोर से बोलिए, एक बार फिर कीजिए। चरित्र सारी दुनिया देख रही है, सारा देश देख रहा है। फिर करिए आप। और फिर करिए जो आप करें विशेष जाति, मैं उन सब विशेष जाति के पशुओं से आपके नेताओं की तुलना कर रहा हूँ।
क्या आपके नेता उस विशेष जाति के पशु हैं? तो बहस फिर अब बहस कहाँ की? राजीव चौधरी जी, फिर तो ये एंड ऑफ द डिस्कशन हुआ। ये एंड ऑफ द डिस्कशन है कि हम भी तुम्हारे जैसे, तुम हमारे जैसे, हमें क्या करना है आप? तो चरित्र फिर तो बहस ही नहीं है ना। फिर तो देखिए, अगर उनकी पार्टी में दुष्यंत, मेरी बात सुनिए ना राजीव जी, मेरी बात सुनिए। अब क्यों भाग रहे हैं? जब आप तक आती तो मैं यही साबित करना चाहता था कि कौन असली है कौन नकली है। हाँ, तुम लोग असली हो। कौन हो तुम लोग? बस मेरा काम होगा। चौधरी साहब बहुत धन्यवाद आपका। हाँ नवीन जी, आपका चरित्र सारी दुनिया ने देख रखा है, सारे देश ने देख रखा है। आप इस देश की खिलाड़ियों के बारे में किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देश बस हो गया, आपका प्रूव हो गया, आप सिद्ध हो चुके हैं चौधरी साहब, आप सिद्ध हो गए, आप सिद्ध हो गए, ज्यादा सिद्ध होते जा रहे थे। नहीं, इस तरीके से नहीं होता। नवीन जी देखिए, ये ना एंड ऑफ द डिस्कशन नहीं है। मेरी बात नवीन जी, आप क्या सोच कर आज, क्या तय कर आए? आप नहीं सुनेंगे एंकर की बात, नहीं सुनेंगे, आपने डिसाइड कर लिया। मुझे बता दीजिए ना सर, तो मैं भी मेंटल प्रिपेयर होकर बैठूं कि मुझे नहीं टोकना है आपको। आप कंटिन्यू करिए, आप आपस में ही बात कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब कोई पैनलिस्ट बोल रहा है तो नवीन जी बार बार उसके बीच में आ रहे हैं। और अरे आप सिद्ध कर रहे हैं ना। देखिए मैं तो सत्ता पक्ष का हूं, पार्टी का हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नवीन प्रशाले जी आपको क्या दिक्कत हो रही है। रुक जाइए ना, थोड़ा सा सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कहने का मादा रखते हैं तो सुनने का भी रखिए। लेकिन बीच में बोलने का भी तो मादा रखना पड़ता ना। अगर ये बात आगे निकल जाएगी फिर कैसे बोलूं? ये कोई डिबेट नहीं, ये गलत तरीका। अनिल थपलियाल जी, देखिए सही तरीका यही होता है। अनिल थपलियाल जी, सम्मानित प्रवक्ता चौधरी साहब ने कितनी अच्छी बात अनिल थपलियाल जी, उसके बाद शिव प्रसाद सेमवाल जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। अनिल थपलियाल जी, अपने शब्दों से क्या कही? अनिल थपलियाल जी, अनम्यूट कीजिएगा सर। यसी जी, मेरा अंत में यही कहना है। ये कह रहे हैं कि अपने प्रशाली भाई कह रहे हैं कि भाई जब सब बोलेंगे तो मैं साथ में बोलूंगा। तो या तो डिबेट में कल से इन्हीं को बुलाइए या हमें बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना बोल देते हैं और किसी भी बात में वजन नहीं होता, प्रभावशाली शब्द नहीं होता। कोई भी बड़ टाइपराइटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की तरह शुरू करते हैं, लास्ट तक बोलने दीजिए। प्रशाली जी थोड़ा सा यार, थोड़ा सा कुछ समझ रखिए। आप सुनिए तो सही, पार्टी तुम्हारी व्यक्तिगत नहीं है, पार्टी पूरी है। पार्टी जनता की भी है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी है तुम्हारी। यार ऐसा मत करो। बिल्कुल, ये सही बात कही आपने। प्रशाली जी, प्रशाली जी, आप अपना यसी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। हाँ, व्यक्तिगत रूप से है, मेरे पास समय भी नहीं दिया आपने। मैं ये कहूंगा, कल इन्होंने एक बजट पास किया, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं। उस बजट में देखिए, इन्होंने कल उस बजट में केवल सारे जितने पॉइंट्स है उसमें से 3 पॉइंट सामान्य व्यक्ति के लिए, जो जनरल व्यक्ति, जो बीपीएल लाइन से नीचे के, उनके लिए थे। बाकी के जितने भी थे, इन्होंने अपने पार्टी के जो धन्ना राज हैं, धन्ना सेठ, उनके लिए, जो उद्योगपति है उनके लिए, जो बीपीएल लाइन से ऊपर, मिडिल क्लास से ऊपर के लोग हैं, उनके लिए वो बजट तैयार किया है। उस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये बुद्धि लगाएंगे कहां? तुम माओवादी हो। क्यों कि इनके पास 2014 में तो विश्वास था संपूर्ण भारतवर्ष का, और 2019 में मुद्दे थे। अब 24 में मुद्दे नहीं है तो क्या बोलोगे? वो माओवादी, किसी को आतंकवादी, किसी को कुछ। तो अब जब कुछ शब्द होगा ही नहीं तो दिमाग खाली होगा और कुछ पता ही नहीं है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता किसने क्या बोला है। अरे अपडेट होके आइए भाई, डिबेट में बड़ी शर्म की बात है। चलिए ठीक है, भारतीय ठीक है। शिव प्रसाद सेमवाल जी, सुन पा रहे? शिव प्रसाद जी? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, मेरा सवाल ये था कि क्या राजनीति का स्तर अब दिन ब दिन इतना नीचे चला जा रहा है कि जिसका मैं ये सिर्फ बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से टीका टिप्पणी नहीं की जाती या ऐसी बयानबाजियां नहीं आती हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? कि मुझे लगता है कि राजनीति के स्तर को कम से कम इतना मेंटेन करके तो रखिए कि एक दूसरे से कभी सामने खड़े हो तो नजरें मिला पाए। जी बिल्कुल सही बात है। दरअसल क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी जो बड़ी पार्टियां हैं, प्रदेश में
अपने ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनाती है ऐसे लोगों को का जो नॉलेज है और जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर है ये काफी कम होता है। आप ये एक दौरे से उठा के देख लीजिए, राज्य बनने से लेकर अब तक बच्ची सिंह रावत से लेकर बिशन सिंह चुफाल से लेकर तीरथ सिंह रावत से लेकर के और अभी जो महेंद्र भट्ट जी हैं, ये जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, ये कहीं ना कहीं अपने बयानों के कारण तो तीरथ सिंह रावत जी को कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। तो हर कोई ये चाहता है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष में एक ट्यूनिंग बनी रहे, इसलिए ये क्या करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राज्य में एक अपना रबर स्टैंप चाहते हैं कोई भी बड़ी पार्टी, और सेंटर से यहाँ से मतलब रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करती हैं। अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष एक मास लीडर को आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो वो प्रदेश के पूरे संगठन को अपने हिसाब से हाँकेगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं चाहती बड़े लेवल पे। उनको चाहिए होता है कि ऐसा आदमी जो अयोग्य हो, क्योंकि अयोग्य होगा तो उनके कृपा पर्यंत और प्रसाद पर्यंत ही बना रहेगा उस कुर्सी पे, तो उनके प्रति लॉयल रहेगा मजबूरी में। अगर कोई मास लीडर को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो भाई उसको अपनी समझ भी होगी सबको साथ लेने की, लेकिन वो फिर एक पैरेलल गवर्नमेंट हो जाएगी, सिरदर्द हो जाएगा हाईकमान के लिए। तो इसके कारण जो इस तरीके के लोगों को जब ये बनाते हैं तो उनको कोई इस तरीके का सेंस होता ही नहीं है, वो कभी भी कोई भी बयान दे देते हैं, जिसके कारण पार्टी की भी किरकिरी होती है और सरकार संगठन की भी किरकिरी होती है और जनता में भी एक गलत मैसेज आता है, जैसे कि अभी इन्होंने किया है। एक फटी जीन्स वाला बयान आपको पता ही है कुछ समय पहले, जिसके कारण तो एक भी दिन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो विधानसभा में भी नहीं जा पाए, उनको 100 दिन में ही हटा दिया गया। तो अब अगर ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे या प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो भले ही उनके प्रति लॉयल तो हो जाएंगे वो सेंटर के प्रति, लेकिन उससे राज्य में जो स्थिति खराब होती है उसके कारण ऐसी असहज स्थितियां पैदा होती है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन अपने शब्दों पर बयानबाजियों में थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी की फजीयत होती है और इस बात को खुद पार्टी के लोगों को भी समझना चाहिए। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से नरगल बयानबाजियां की गई बीजेपी की तरफ से, और उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आड़े हाथों लेती नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजनीति का स्तर इतना नीचे क्यों गिराया जा रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। अंत में यही कहना है, ये कह रहे हैं कि अपने प्रसाली भाई कह रहे हैं कि भाई जब सब बोलेंगे तो मैं साथ में बोलूंगा, तो या तो डिबेट में कल से इन्हीं को बुलाइए या हमें बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना बोल देते हैं और किसी भी बात में वजन नहीं होता, प्रभावशाली शब्द नहीं होता। कोई भी बड़ बड़ टाइपराइटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की तरह शुरू करते हैं और लास्ट तक बोलने दीजिए। प्रसाली जी थोड़ा सा यार, थोड़ा सा कुछ समझ रखिए। आप सुनिए तो सही, पार्टी तुम्हारी व्यक्तिगत नहीं है, पार्टी पूरी है, पार्टी जनता की भी है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी है तुम्हारी। यार ऐसा मत करो। बिल्कुल, ये सही बात कही आपने। प्रसाली जी आप अपना यशी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। हाँ, व्यक्तिगत रूप से है, मेरे पास समय भी नहीं दिया आपने। मैं ये कहूंगा, कल इन्होंने एक बजट पास किया, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूँ। उस बजट में देखिए, इन्होंने कल उस बजट में केवल सारे जितने पॉइंट्स है उसमें से 3 पॉइंट सामान्य व्यक्ति के लिए, जो जनरल व्यक्ति, जो बीपीएल लाइन से नीचे के, उनके लिए थे। बाकी के जितने भी थे इन्होंने अपने पार्टी के जो धन्ना राज हैं, धन्ना सेठ, उनके लिए, जो उद्योगपति है उनके लिए, जो बीपीएल लाइन से ऊपर, मिडिल क्लास से ऊपर के लोग हैं उनके लिए वो बजट तैयार किया है। उस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये बुद्धि लगाएंगे कहां? तुम माओवादी हो, क्यों कि इनके पास 2014 में तो विश्वास था संपूर्ण भारतवर्ष का, और 2019 में मुद्दे थे। अब 24 में मुद्दे नहीं है तो क्या बोलोगे? वो माओवादी, किसी को आतंकवादी, किसी को कुछ। तो अब जब कुछ शब्द होगा ही नहीं तो दिमाग खाली होगा और कुछ पता ही नहीं है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता किसने क्या बोला है। अरे अपडेट होके आइए भाई, डिबेट में बड़ी शर्म की बात है। चलिए ठीक है, भारतीय ठीक है। शिव प्रसाद सेमवाल जी सुन पा रहे? शिव प्रसाद जी? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, मेरा सवाल ये था कि क्या राजनीति का स्तर अब दिन ब दिन इतना नीचे चला जा रहा है कि जिसका मैं ये सिर्फ बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से टीका टिप्पणी नहीं की जाती या ऐसी बयानबाजियां नहीं आती हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? कि मुझे लगता है कि राजनीति के स्तर को कम से कम इतना मेंटेन करके तो रखिए कि एक दूसरे से कभी सामने खड़े हो तो नजरें मिला पाए। जी बिल्कुल सही बात है।
दरअसल क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी जो बड़ी पार्टियां हैं, ये प्रदेश में अपने ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनाती है ऐसे लोगों को का जो नॉलेज है और जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर है ये काफी कम होता है। आप ये एक दौरे से उठा के देख लीजिए, राज्य बनने से लेकर अब तक बच्ची सिंह रावत से लेकर बिशन सिंह चुफाल से लेकर तीरथ सिंह रावत से लेकर के और अभी जो महेंद्र भट्ट जी हैं, ये जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, ये कहीं ना कहीं अपने बयानों के कारण तो तीरथ सिंह रावत जी को कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। तो हर कोई ये चाहता है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष में एक ट्यूनिंग बनी रहे, इसलिए ये क्या करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राज्य में एक अपना रबर स्टैंप चाहते हैं कोई भी बड़ी पार्टी, और सेंटर से यहाँ से मतलब रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करती हैं। अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष एक मास लीडर को आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो वो प्रदेश के पूरे संगठन को अपने हिसाब से हाँकेगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं चाहती बड़े लेवल पे। उनको चाहिए होता है कि ऐसा आदमी जो अयोग्य हो, क्योंकि अयोग्य होगा तो उनके कृपा पर्यंत और प्रसाद पर्यंत ही बना रहेगा उस कुर्सी पे, तो उनके प्रति लॉयल रहेगा मजबूरी में। अगर कोई मास लीडर को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो भाई उसको अपनी समझ भी होगी सबको साथ लेने की, लेकिन वो फिर एक पैरेलल गवर्नमेंट हो जाएगी, सिरदर्द हो जाएगा हाईकमान के लिए। तो इसके कारण जो इस तरीके के लोगों को जब ये बनाते हैं तो उनको कोई इस तरीके का सेंस होता ही नहीं है, वो कभी भी कोई भी बयान दे देते हैं, जिसके कारण पार्टी की भी किरकिरी होती है और सरकार संगठन की भी किरकिरी होती है और जनता में भी एक गलत मैसेज आता है, जैसे कि अभी इन्होंने किया है। एक फटी जीन्स वाला बयान आपको पता ही है कुछ समय पहले, जिसके कारण तो एक भी दिन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो विधानसभा में भी नहीं जा पाए, उनको 100 दिन में ही हटा दिया गया। तो अब अगर ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे या प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो भले ही उनके प्रति लॉयल तो हो जाएंगे वो सेंटर के प्रति, लेकिन उससे राज्य में जो स्थिति खराब होती है उसके कारण ऐसी असहज स्थितियां पैदा होती है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन अपने शब्दों पर, बयानबाजियों में थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी की फजीयत होती है और इस बात को खुद पार्टी के लोगों को भी समझना चाहिए। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से नरगल बयानबाजियां की गई बीजेपी की तरफ से, और उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आड़े हाथों लेती नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजनीति का स्तर इतना नीचे क्यों गिराया जा रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।